भारत की सांस्कृतिक धरोहर में अगर किसी महाकाव्य का विशेष स्थान है तो वह है हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ रामायण। बिरदावली कहत चली आए। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति का अभिन्न हिस्सा भी है। भरत, तात ने राज्य भार तुम्हें दिया है और मुझे दी है मुनि सेवा। तात की आज्ञा और पूज्य माँ की इच्छा दोनों ही शिरोधार्य हैं। इस महाकाव्य ने न केवल साहित्यिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भारतीय जनमानस को प्रभावित किया है बल्कि इसके ऊपर आधारित कई फिल्मों और धारावाहिकों ने समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला है। श्री राम का क्या अपराध है? उन्हें बन क्यों भेजे हैं? राम, श्री राम बापत के वेश में बन जा रहे हैं। नहीं नहीं, हम उन्हें बन नहीं जाने देंगे। सुनो 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 भाइयों, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे अपना कर्तव्य करने दो। इनमें से एक महत्वपूर्ण फिल्म है रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम, जो 1993 में जापानी एनिमेटर युगो साको द्वारा बनाई गई थी। क्या आप सोच सकते हैं कि रामायण पर बनी इस फिल्म को जब रिलीज किया गया उस वक्त भारत में बैन कर दिया गया, लेकिन यह फिल्म 32 वर्षों बाद इस साल 2024 में रिलीज हो रही है और इसके साथ ही उस समय की राजनीतिक पृष्ठभूमि और फिल्म की यात्रा पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज। सबसे पहले नजर डालते हैं एक टीजर पर। प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित यह फिल्म जल्दी ही भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और यह फिल्म 32 वर्षों पहले बनी थी, फिर भी भारत में ज्यादातर लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना है। रामायण का भारतीय राजनीति से संबंध नया नहीं है। 1980 के दशक में जब रामानंद सागर के रामायण का दूरदर्शन पर प्रसारण हुआ था, तब इस धारावाहिक ने देश में बहुसंख्य हिंदू समाज के भीतर धार्मिक चेतना और सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित किया था। इस धारावाहिक का प्रसारण एक ऐसे समय पर हुआ था जब कांग्रेस सरकार पर विभिन्न राजनीतिक दबाव थे। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने रामायण को प्रसारित करने का निर्णय दिया था, जो उस समय की राजनीतिक स्थिति को भांपते हुए बहुसंख्य हिंदू समाज को खुश करने के एक प्रयास के तौर पर देखा गया था। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे की राजनीति को समझिए। दूरदर्शन की शुरुआत हुई तब से लेकर 1980 के दशक के अंत तक भारतीय राजनीति और टेलीविजन किस तरह घुल मिल गए, इस पर गहरे विश्लेषण की जरूरत है। 1959 में दूरदर्शन का जन्म ऑल इंडिया रेडियो के एक अंग के तौर पर हुआ था और 1980 तक आते आते यह एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में उभरने लग गया था। कहीं तो है सपना और कहीं याद। 1982 के एशियाड खेलों का सफल प्रसारण इस बात का सबूत था कि टेलीविजन की शक्ति ने सिनेमा जैसी स्थापित कला को भी चुनौती दे दी थी। Karni Singh is a legendary shooter. यह एक ऐसा समय था जब टेलीविजन धीरे धीरे जनसाधारण के जीवन का हिस्सा बनता जा रहा था और इसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव का दायरा तेजी से बढ़ने लगा था। स्कोर एट टी 199 for 9। अब भारतीय क्रिकेट में देर है, अंधेर नहीं। अगर ओपनिंग पेयर लास्ट पेयर की तरह खेलता है तो लास्ट पेयर ओपनिंग पेयर की तरह। सर आप मरीज एक लाल गेंद है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके अंतिम संस्कार का लाइव प्रसारण दूरदर्शन पर किया गया था।
इस दौरान खासकर उनके अंतिम संस्कार के समय एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ नारे भी लगाए गए, जिसके परिणाम आपको अभी तक पता होंगे कि कैसे देश भर में सिख विरोधी दंगे हुए। यह घटना इस बात का पहला संकेत थी कि राजनेताओं ने टीवी की ताकत को पहचान लिया था और इसका प्रयोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करना शुरू कर दिया था। उसी साल राजीव गांधी की वह चर्चित स्पीच, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, भी टीवी पर प्रसारित हुई। कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया, और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। इन घटनाओं से यह स्पष्ट हुआ कि टेलीविजन अब केवल मनोरंजन और समाचार का माध्यम नहीं था, बल्कि राजनीति का एक सशक्त हथियार भी बन गया था। 1986 तक दूरदर्शन पर किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम का प्रसारण प्रतिबंधित था। इसका प्रमुख कारण यह था कि 1976 में जब इंदिरा गांधी ने जब संविधान का 42वां संशोधन किया था, तो उसके तहत भारत को सेक्युलर राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। यह प्रतिबंध उस समय के समाज और राजनीति में सेक्युलरिज्म के बढ़ते महत्व को दिखा रहा था। लेकिन 80 के दशक के अंत तक यह नीति बदल गई और इस बदलाव का कारण राजीव गांधी सरकार द्वारा बोफोर्स स्कैंडल और शाहबानो केस जैसी घटनाओं के कारण पैदा हुई राजनीतिक परिस्थितियां थीं। 1985 में शाहबानो केस का निर्णय आया, जिसमें कोर्ट ने शाहबानो को उनके पति से मुआवजा देने का आदेश दिया। इस निर्णय से मुस्लिम समाज के एक हिस्से में आक्रोश और असंतोष उत्पन्न हुआ। बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन होने लगे। इन प्रदर्शनों के दबाव में आकर राजीव गांधी सरकार ने कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए एक नया कानून बना दिया। इस फैसले से मुस्लिम समाज तो संतुष्ट हुआ, लेकिन भारत के बहुसंख्य हिंदू समुदाय में असंतोष पैदा हो गया। लोगों को लगा कि सरकार ने एक समुदाय विशेष के दबाव में आकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी खतरे में डाल दी है। इस असंतोष का फायदा भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दलों ने उठाना शुरू कर दिया। 1986 में अचानक राजीव गांधी की सरकार ने दूरदर्शन पर धार्मिक कार्यक्रमों के प्रसारण को अनुमति दी और इसके परिणाम स्वरूप रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य धारावाहिकों का प्रसारण शुरू हुआ। कोई महात्मा के वेश में तुम एक दुरात्मा हो। कौन हो तुम? तुम्हारा दास, वही लंकेश्वर रावण। इसे सरकार द्वारा हिंदू बहुसंख्य समुदाय को संतुष्ट करने का एक राजनीतिक प्रयास माना जा सकता है। इन धार्मिक धारावाहिकों ने न केवल दूरदर्शन की लोकप्रियता को आसमान पर पहुंचाया, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों क्षेत्रों में एक गहरा प्रभाव डाला। इससे कांग्रेस को यह संकेत मिला कि जनता की भावनाओं को समझकर और इन्हें साधने के लिए धार्मिक भावनाओं को भी राजनीतिक उपकरण के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए या किया जा सकता है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में भारतीय राजनीति में टेलीविजन की भूमिका केवल मनोरंजन और समाचार प्रसारण तक सीमित नहीं रही और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दूरदर्शन ने न केवल शोक भरे और राजनीतिक भाषणों का प्रसारण किया, बल्कि धीरे धीरे धर्म और राजनीति के मिश्रण का माध्यम भी बन गया था। राजीव गांधी की सरकार ने धार्मिक धारावाहिकों के प्रसारण की अनुमति देकर न केवल दूरदर्शन को सांस्कृतिक रूप से मजबूत किया, बल्कि इस माध्यम का प्रयोग राजनीतिक लाभ के लिए भी किया। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 1980 के दशक में टेलीविजन का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भारत में कितना महत्वपूर्ण हो गया था। यह एक ऐसा युग था जब मीडिया और राजनीति एक नया समीकरण बना रही थी।
और इसमें धर्म का मिश्रण आने वाले दशकों की राजनीति की दिशा तय करने वाला था। 1980 के दशक के उत्तरार्ध और 1990 के दशक की शुरुआत में राम जन्मभूमि आंदोलन उभार पर पहुंच गया था, जिससे भारतीय राजनीति का ध्रुवीकरण हो गया था। रामानंद सागर की रामायण ने इस आंदोलन को और अधिक बल दिया और भारतीय जनमानस में भगवान राम की छवि को फिर से जीवित किया। इसी कालखंड में 1992 में बाबरी ढांचे का जो विध्वंस हुआ, जिससे देश भर में धार्मिक उथल पुथल मच गई थी। इस समय के दौरान राजनीति में रामायण और भगवान राम का सीधा हस्तक्षेप देखा गया, जिसने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल दिया। 1985 में जापानी एनिमेटर युगो साको भारत आए और द रामायण रिलिक्स के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री पर काम करना शुरू किया। इस दौरान युगो साको रामायण की महानता से बेहद प्रभावित हुए और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वाल्मीकि रामायण का गहन अध्ययन किया और इसके कई अन्य संस्करणों का भी अनुसरण किया। युगो साको भगवान राम की कहानी से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने इस पर एक एनिमेशन फिल्म बनाने का निर्णय किया, एक बड़े बजट की फिल्म। युगो साको का यह प्रयास अनूठा था क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपरा को समझने के लिए कई सालों तक शोध किया था। उन्होंने रामायण के 10 अलग अलग संस्करणों का अध्ययन किया और उनकी कोशिश थी कि इस महाकाव्य के हर पहलू को नजदीकी से पकड़ें। यह फिल्म भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित अब तक की सबसे उत्कृष्ट एनिमेशन फिल्म मानी जाती है। हालांकि शुरुआत में विश्व हिंदू परिषद ने जब सुना कि भगवान राम पर एनिमेशन फिल्म बन रही है तो उसने इसका विरोध शुरू कर दिया। वीएचपी का कहना था कि भगवान राम को कार्टून कैरेक्टर के तौर पर दिखाना अपमानजनक होगा, लेकिन युगो साको के पास अपने तर्क थे। उन्होंने वीएचपी नेताओं से मुलाकात कर उन्हें समझाया कि अगर किसी हीरो को भगवान के कैरेक्टर में उतारा गया तो लोग प्रभु की तुलना उस व्यक्ति से करने लगेंगे, जबकि एनिमेशन में कल्पनाशीलता अधिक प्रभावी हो जाएगी। तो वीएचपी के नेता इस बात पर राजी हो गए कि उन्हें फिल्म बनाने दिया जाए और उसका विरोध नहीं करेंगे। युगो साको ने अपनी जिंदगी के 10 साल इस परियोजना को दिए और उन्होंने भारतीय एनिमेशन के पिता माने जाने वाले राम मोहन साहब को अपने साथ जोड़ा। इसके बाद लगभग 450 लोगों के एक टीम बनाई गई। इस फिल्म के निर्माण में $13 मिलियन की लागत आई और युगो साको ने जापान से भारत तक कई यात्राएं की। यह फिल्म न केवल रामायण की कथा का अनुसरण करती थी, बल्कि भारतीय संस्कृति और समाज की एक सटीक झलक भी प्रस्तुत करती है। फिल्म में इस्तेमाल की गई हिंदी भाषा भी बहुत सुंदर है और प्रभावशाली है। इसे सुनकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता है। लेकिन 1993 में जब रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम बनकर तैयार हो गई थी, तब जापान में इसे रिलीज किया गया और यह वहां बेहद लोकप्रिय रही और बेहद सफल फिल्म रही। लेकिन भारत में जहां रामायण के सबसे बड़े प्रशंसक मौजूद थे, सबसे ज्यादा फॉलोअर्स मौजूद थे, इस फिल्म को बैन कर दिया गया। क्यों भला? जिस देश को भगवान राम की भूमि कहा जाता है, वहीं इस फिल्म पर रोक। तो यह समझने के लिए तब के राजनीतिक माहौल को समझना जरूरी होगा। दरअसल जब यह फिल्म बननी शुरू हुई थी और जब यह कंप्लीट हुई, तब तक गंगा जी में काफी पानी बह चुका था, यानी बहुत कुछ बदल चुका था। बोफोर्स दलाली और पनडुब्बी घोटालों से बदनाम हो चुके राजीव गांधी 1989 का चुनाव हार गए थे। हालांकि उन्होंने 1986 में राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया था और 1989 में राम मंदिर का शिलान्यास तक करवाया, लेकिन भगवान ने उन पर अपनी कृपा नहीं बरसाई। दरअसल राजीव गांधी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत भी अयोध्या जी से ही की थी, लेकिन उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण और मुस्लिम तुष्टीकरण के डर से इस कार्यक्रम में, जो शिलान्यास कार्यक्रम था, उसमें हिस्सा तक नहीं लिया था, बल्कि बूटा सिंह को भेज दिया था, जो उस समय गृह मंत्री थे।
रिकॉर्ड समर्थन से 1984 में चुनाव जीतने वाले राजीव गांधी 1989 में चुनाव हार गए। उधर बीजेपी का उदय हो गया था और 1984 में 2 सीटें जीतने वाली यह पार्टी 1989 में राम जी की कृपा से 85 सीटें जीतती है और सरकार में जो तब सरकार बनी उसमें उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बाद के कुछ वर्षों में राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी और 1991 में कांग्रेस ने एक बार फिर सत्ता हासिल करने में कामयाबी पा ली थी। उस समय देश में राजनीतिक उथल पुथल का माहौल था। 1992 में हुए बाबरी ढांचे के विध्वंस के बाद देश में सांप्रदायिक तनाव व्याप्त था और कांग्रेस सरकार को डर था कि इस फिल्म की रिलीज से स्थिति और भी खराब हो सकती है। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार का मानना था कि फिल्म आग में घी डालने का काम करेगी और इससे सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है। सरकार के इस फैसले के पीछे सांप्रदायिक संतुलन बनाए रखने की नीति थी, लेकिन इसका राजनीतिक नतीजा कांग्रेस के लिए हानिकारक रहा और कांग्रेस के खिलाफ गया। यह विरोधाभास था कि जिस पार्टी ने पहले रामायण के प्रसारण का समर्थन किया था, वही पार्टी अब राम पर बनने वाली फिल्म को रोक रही थी। यह कांग्रेस की राजनीति की उलझन थी, जिसमें एक ओर वह धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाना चाह रही थी, लेकिन दूसरी ओर वह एक सेकुलर छवि भी बनाए रखने के प्रयास में उलझी हुई थी। यह राजनीति कांग्रेस के लिए महंगी साबित हुई, क्योंकि इसके बाद भाजपा ने राम जन्मभूमि आंदोलन का फायदा उठाया और देश के बहुसंख्यक समाज के भीतर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 1996 में कांग्रेस की विदाई के बाद 1997 में देवगौड़ा और फिर गुजराल के प्रधानमंत्री रहते फिल्म को भारत में रिलीज तो कर दिया गया, लेकिन यह ड्रामा तो बैन से भी ज्यादा जोरदार रहा। क्या आप सोच सकते हैं कि भगवान राम के जीवन पर बनी इस फिल्म को पूरे भारत में कहीं भी कोई थिएटर नहीं मिले, कोई स्क्रीन नहीं मिले? दरअसल हुआ यही, भारत में इस फिल्म की असली रिलीज कभी हो ही नहीं पाई और इसे लेकर कई षड्यंत्रकारी थ्योरियां बनी। कुछ का मानना है कि थिएटर मालिकों ने सांप्रदायिक हिंसा के डर से इसे अपने सिनेमाघरों में दिखाने से मना कर दिया, जबकि कुछ का मानना है कि सरकार ने साइलेंटली इसे बैन कर दिया था ताकि इसे ठीक तरीके से रिलीज नहीं किया जा सके। इसके बाद कार्टून नेटवर्क पर इस फिल्म को पार्ट्स में दिखाया गया। हालांकि इसे जबरदस्त दर्शक संख्या मिली, लेकिन कार्टून नेटवर्क बच्चों का चैनल था और एक अमेरिकी चैनल था जिसकी पहुंच केवल बच्चों तक थी। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर गए। इस दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर आतुश मात्सुओ और योशी ने उनसे मुलाकात की और फिल्म को भारतीय दर्शकों को दिखाने की इच्छा जताई। इसके बाद मोदी जी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में भारत आकर इस फिल्म का उल्लेख किया और इसे भारत में फिर से रिलीज करने की प्रक्रिया शुरू की गई। यह फिल्म अब 2024 में फिर से रिलीज हो रही है 18 अक्टूबर के दिन, लेकिन इस बार इसे 4K में रीमास्टर किया गया है और बेहतर एनिमेशन के साथ दर्शकों के सामने पेश किया जा रहा है। इस फिल्म को अब भारत में सही तरीके से रिलीज किया जा रहा है, जिससे उन सभी दर्शकों को मौका मिलेगा जो पहले इस फिल्म को देखने से वंचित रह गए थे। रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम केवल एक एनिमेशन फिल्म नहीं है, बल्कि यह भारतीय राजनीति और समाज के बीच गहरी कड़ियों को उजागर करती है। चैनल के दर्शकों से अनुरोध है कि इस फिल्म को जरूर देखने जाएं। 18 अक्टूबर से यह फिल्म भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होगी और देखकर इस फिल्म के बारे में कुछ रिव्यूज जरूर लिखें। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाजत। नमस्कार।